Hi again. I hope you are doing great. And the last video helped you in the revision of section number 11C of SEBI Act 1992. Now in this video, we will cover section number 11D and SEBI prohibition of fraudulent and unfair trade practices relating to securities market regulations 2003. So without wasting any time, let's get started. Are you facing problem in answer writing? There is no one to solve your doubt. You stuck at hard or complex to understand topics. You want to learn and revise the subject quickly. Don't worry, we have a solution for you. It's the Fly High Institute's handholding program. In this program, we assign you questions and evaluate your answer. We provide 1:1 doubt solving. We provide 1:1 explanation of complex topics. We provide audio notes of selected topics and we organize revision sessions for selected topics. In order to enroll, get in touch on the below mentioned number. The Fly High Institute is providing recorded lectures of CS Professional Group 2nd for December 23 attempt. To enroll, reach out to below mentioned number or email ID. स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 11D सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीडिंग्स। इसमें बोला है कि अगर इंक्वायरी करने के बाद में ये पता चलता है कि किसी भी पर्सन ने वॉयलेट करे हैं प्रोविजंस एक्ट रूल्स या रेगुलेशंस के, या फिर वो वॉयलेट कर सकता है प्रोविजंस को ऑफ एक्ट रूल्स रेगुलेशंस, तो यहाँ पर ना आपको ये ध्यान रखना है कि लाइकली टू वॉयलेट के केस में भी सीज और डिसिस्ट का जो ऑर्डर है वो पास हो सकता है। अगर सेबी को लगता है कि कोई पर्सन ने अभी वॉयलेट करा नहीं है बट वो वॉयलेट कर सकता है प्रोविजंस को, तो भी सीज एंड डिसिस्ट का ऑर्डर सेबी पास कर सकता है। ये केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें क्या बोला है? पास ऑर्डर रिक्वायरिंग सच पर्सन टू सीज एंड डिसिस्ट फ्रॉम कमिटिंग द वॉयलेशन। उसके बाद यहां पर लिखा है कि जो सेबी है वो पास नहीं करेगा ये ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी या एक पब्लिक कंपनी अदर देन इंटरमीडियरी जो रजिस्टर होते हैं अंडर सेक्शन नंबर 12, जो अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाने वाली है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, जब तक कि सेबी के पास में रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है ये बिलीव कर लेने के दैट देयर एग्जिस्ट इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन। तो इस सेक्शन के अंदर आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि वॉयलेट अगर एक्चुअली में करा है तो सीज एंड डिसिस्ट का ऑर्डर पास हो ही सकता है। सेकंड इज अगर लाइकली टू वॉयलेट का केस है तो भी हो सकता है। एंड थर्ड, कब पास नहीं करेंगे? जब लिस्टेड पब्लिक कंपनी का केस है या फिर पब्लिक कंपनी का केस है अदर देन इंटरमीडियरी जो अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करवाने वाली है आरएससी पे, जब तक कि इनसाइडर ट्रेडिंग या मार्केट मैनिपुलेशन का केस नहीं है। अगर इनसाइडर ट्रेडिंग या मार्केट मैनिपुलेशन का केस है तो उस केस में हम सीज एंड डिसिस्ट का ऑर्डर पास कर सकते हैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए भी और पब्लिक कंपनी के लिए जो अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करवाने वाली है। तो ये पूरा आपको याद रखना है 11D के अंदर। Starting with SEBI prohibition of fraudulent and unfair trade practices relating to securities market regulation 2003। इसमें ये बोला है सबसे पहले कि जो भी पर्सन है वो किन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो अ पर्सन शेल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फर्स्ट बाय सेल डील इन सिक्योरिटीज इन फ्रॉडुलेंट मैनर, सेकंड यूज और एम्प्लॉय एनी मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस, थर्ड इज एम्प्लॉय एनी डिवाइस टू डिफ्रॉड, एंड फोर्थ एंगेज इन एनी एक्ट प्रैक्टिस कोर्स ऑफ बिजनेस जो कि ऑपरेट करे एज अ फ्रॉड और डिसीट। अब यहाँ पर सबके एग्जांपल्स में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये रैपिड रिवीजन सीरीज है, नॉर्मल जो भी लेक्चर्स हैं उसमें आई डू डिस्कस दी एग्जांपल्स। आपको यहाँ पर ये चारों पॉइंट्स जो है वो बस ध्यान रखने हैं। उसके बाद जो बी और सी वाला पॉइंट है उसमें आपको याद रखना है कि ये किस रिलेशन में बोले गए, इन रिलेशन टू द लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड सिक्योरिटीज। तो चारों चीजें क्या बोलिए? अ पर्सन शेल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सेल डील इन सिक्योरिटीज इन फ्रॉडुलेंट मैनर, यूज और एम्प्लॉय एनी मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस, एम्प्लॉय एनी डिवाइस टू डिफ्रॉड। और ये बी और सी दोनों जो है वो किसके रिलेशन में? लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड के। एंड डी के अंदर इंगेज इन एनी एक्ट प्रैक्टिस कोर्स ऑफ बिजनेस विच ऑपरेट्स और वुड ऑपरेट एज फ्रॉड और डिसीट। नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। अब इसमें दो रेगुलेशन है, रेगुलेशन नंबर 6 और रेगुलेशन नंबर 7। दोनों में ही पावर्स मेंशन करी है बट इसमें दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? रेगुलेशन 6 में जो पावर्स दी है उसको एक्सरसाइज करने के लिए आपको प्रायर अप्रूवल नहीं लेना होता है चेयरमैन और मेंबर का, लेकिन रेगुलेशन 7 में जो भी पावर्स दी है उनको एक्सरसाइज करने के लिए आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है चेयरमैन और मेंबर का। अब रेगुलेशन 6 में क्या क्या पावर्स हैं? सबसे पहले कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्संस अंडर सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1। देन सेकंड, अंडरटेक इंस्पेक्शन। थर्ड, रिक्वायर एनी इंटरमीडियरी और एनी पर्सन टू फर्निश इंफॉर्मेशन और प्रोड्यूस सच बुक्स और रजिस्टर्स। फोर्थ में, टू कीप इन हिज कस्टडी बुक्स डॉक्यूमेंट्स अदर रिकॉर्ड्स फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 मंथ एक्सटेंडेबल अप टू अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। और वापस से भी बुला सकते हैं अगर जरूरत लगती है, तो मे कॉल अगेन इफ नीडेड। Then to examine orally and to record the statement and to take notes
एंड जो भी नोट्स हम लेंगे शैल बी रेड ओवर एंड साइंड बाय द पर्सन एग्जामिन, तो उसको पढ़ करके सुनाए जाएंगे और उसके साइन भी लिए जाएंगे। एंड लास्ट इज टू एग्जामिन ऑन ओथ एनी मैनेजर, एमडी, ऑफिसर या अदर एम्प्लॉय। तो ये सब रेगुलेशन 6 के अंदर पावर है। उसके बाद रेगुलेशन 7 के अंदर कौन कौन सी पावर है, तो यहाँ पे लिखा है टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक, अदर अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, बोर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। देखो रेगुलेशन 6 के अंदर अगर आप देखोगे तो उन्होंने बोला है कि कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन, जो कि सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 में स्पेसिफाइड है। लेकिन रेगुलेशन नंबर 7 में क्या लिखा है, किन से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, फ्रॉम बैंक, अदर अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, बोर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। उसके बाद बी के अंदर बोला है टू मेक एन एप्लीकेशन टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैविंग जुरिसडिक्शन फॉर एन ऑर्डर फॉर सीजर ऑफ एनी बुक्स। तो अगर सीज करना है, अगर अपनी कस्टडी में कुछ टाइम के लिए रखना है तो रेगुलेशन 6 में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको सीज करना है तो सीज करने के लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और वो एप्लीकेशन देने के भी पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा चेयरमैन या मेंबर का। And last one is to keep in his custody the books, register, other documents not later than the conclusion of the investigation. Regulation 6 में हमने क्या पढ़ा था कि कितने टाइम तक अगर आप रख, मतलब आप कितने टाइम तक रख सकते हो अपनी कस्टडी में, मैक्सिमम 1 मंथ तक, एक्सटेंडेबल अप टू अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। लेकिन अगर आप कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन तक अपनी कस्टडी में रखना चाहते हो बुक्स, डॉक्यूमेंट्स और अदर रिकॉर्ड्स या रजिस्टर्स को, तो फिर उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा चेयरमैन या मेंबर से। उसके बाद ही आप अपनी कस्टडी में सारी चीजें रख सकते हो फॉर टिल द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखने की दोनों में डिफरेंस क्या है, रेगुलेशन 6 और रेगुलेशन 7 में। रेगुलेशन नंबर 8 के अंदर दिया है ड्यूटी टू कॉपरेट। इसमें बोला है कि ड्यूटी है हर एक पर्सन की टू प्रोड्यूस टू द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स इन हिज कस्टडी और कंट्रोल, एंड टू अपीयर बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी पर्सनली टू आंसर एनी क्वेश्चन विच इज पुट टू हिम। अच्छा, सच पर्सन शेल अलाउ द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी टू हैव एक्सेस टू द प्रीमाइसेस, extend reasonable facilities for the examination of books, and provide to investigating authority books, accounts, records which are relevant as per the investigating authority। तो ये रेगुलेशन 8 के अंदर बताया कि ड्यूटी टू कॉपरेट है, जो भी पर्सन है उसको कॉपरेट करना इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के साथ। रेगुलेशन नंबर 10 में दिया है एनफोर्समेंट बाय द बोर्ड। इसमें लिखा है कि आफ्टर कंसिडरिंग द रिपोर्ट, इफ बोर्ड इज सेटिस्फाइड दैट वायलेशन एग्जिस्ट, देन आफ्टर गिविंग ROOBH यानी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कंसर्न पर्सन, बोर्ड जो है वो इशू कर सकता है डायरेक्शंस जो कि रेगुलेशन 11 और रेगुलेशन 12 में दिए हुए हैं। उसके बाद इसमें ये चीज लिखी है कि बोर्ड जो है वो इशू कर सकता है डायरेक्शन इवन बिफोर द रिपोर्ट इज फर्निश्ड एंड में आल्सो डिस्पेंस विद द प्री डिसीजनल हियरिंग। ये प्री डिसीजनल हियरिंग मतलब क्या है, ROOBH, ठीक है। लेकिन ये करने के लिए उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करने रीजंस इन राइटिंग एंड सब्जेक्ट टू पोस्ट डिसीजनल हियरिंग टू द कंसर्न पर्सन। और फिर हम जो भी हियरिंग का मौका है वो पर्सन को देंगे, लेकिन डिसीजन आने के बाद में देंगे, ठीक है। अगर ऐसा करना इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स और सिक्योरिटीज मार्केट है तो यानी क्या बोर्ड इस तरीके से भी एक्शन ले सकता है कि जो भी डायरेक्शंस मेंशन है रेगुलेशन नंबर 11 में, रिपोर्ट आई उसके पहले ही वो डायरेक्शन इशू कर दिया, यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही वो डायरेक्शंस उन्होंने इशू कर दिए। तो क्या वो कर सकते हैं, द आंसर इज यस, वो लोग कर सकते हैं। क्या वो प्री डिसीजनल हियरिंग को भी डिस्पेंस कर सकते हैं, यस वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि पोस्ट डिसीजनल हियरिंग जो है वो कंसर्न पर्सन को दी जाएगी। ये केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि एक पर्सन है उसको प्री डिसीजनल हियरिंग जो है वो नहीं दी गई और सेबी ने जो है डायरेक्शंस वगैरह पास कर दिए जो रेगुलेशन 11 में दिए हैं, तो सेबी ने सही कराया गलत करा, तो वो सही कराया गलत करा डिपेंड करता है कि उसको पोस्ट डिसीजनल हियरिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, और सेबी ने जो भी एक्शन लिया वो इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और सिक्योरिटीज मार्केट लिया या नहीं लिया। तो केस स्टडी के पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेगुलेशन नंबर 11 में दिया है कि बोर्ड क्या क्या एक्शंस ले सकता है। तो बोर्ड जो है वो इशू कर सकता है एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस और डायरेक्शंस, या तो जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस दौरान, या फिर जब इंक्वायरी चल रही है उस दौरान, तो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, या फिर ऑन कंप्लीशन ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। अब वो क्या क्या डायरेक्शंस हो सकते हैं, तो पहला यहाँ पर दिया है सस्पेंड द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सेकंड रेस्ट्रिक्ट द पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग सिक्योरिटीज मार्केट इंक्लूडिंग प्रोहिबिशन, third is suspend any office bearer of any stock exchange or self-regulatory organization, then fourth one is impound and retain the proceeds or securities for violation or prima facie violation, direct an intermediary or any person not to dispose or alienate an asset forming part of a fraudulent or unfair transaction, then require the person concerned to call upon the officer employed to refrain from dealing in securities, prohibit the person concerned from disposing of any of the securities, and direct that person concerned to dispose of any such सिक्योरिटीज। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज दी है कि बोर्ड शैल इशू अ प्रेस रिलीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनल ऑर्डर पास्ड अंडर सब रेगुलेशन नंबर 1 इन एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स, जिसमें से एक का जो है नेशन वाइड सर्कुलेशन होना चाहिए और वो ऑर्डर उनको वेबसाइट पे भी डालना है। तो ये रेगुलेशन नंबर 11 पे से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता
है, तो ये आपको पूरा याद रखना है। नेक्स्ट इसके अंदर एक केस लॉ दिया हुआ है, सेबी वर्सेस श्री कन्हैयालाल बलदेव भाई पटेल का। इसमें इशू इन्वॉल्व था लीगलिटी ऑफ नॉन इंटरमीडियरी फ्रंट रनिंग। इसका मतलब क्या होता है? नॉन इंटरमीडियरी फ्रंट रनिंग का मतलब होता है एक इलीगल प्रैक्टिस वेयर अ स्टॉक ब्रोकर और एनी अदर इंटरमीडियरी डिराइव्स बेनिफिट फ्रॉम द एडवांस नॉलेज ऑफ इट्स कस्टमर्स ट्रेड। अब फैक्ट्स क्या थे केस के? तो इसमें 4 पार्टीज थी, केबी, पीआईआई, डीपी और एबी। केबी जो है वो इंडिविजुअल ट्रेडर है, पीआईआई जो है वो कंपनी है, कंसर्न कंपनी जो इन्वॉल्व है, डीपी जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजर है पीआईआई का, और डीपी जो है वो कजिन है केबी का भी और कजिन है एबी का भी। ठीक है, अब उसके बाद में डीपी जो है वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है जो भी ट्रेड्स करने वाली है पीआईआई टू द केबी एंड एबी। अब जो ट्रेड्स हैं वो एग्जीक्यूट करे गए थे यूजिंग द टेलीफोन नंबर रजिस्टर्ड इन एबीज नेम एट द कॉमन रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ केबी एंड एबी। और केबी जो है वो यूज कर रहा था इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम दीपक पटेल। डीपी इंडल्ज्ड इन ट्रेडिंग बिफोर पीआईआई एंड स्क्वायर्ड ऑफ द पोजीशन व्हेन पीआईआई प्लेस द ऑर्डर इन द मार्केट। तो इसमें से आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर फैक्ट्स को देखें तो जो डीपी है वो पोर्टफोलियो मैनेजर है पीआईआई का, उसको जो भी एडवांस मतलब जो भी ट्रेड्स करने वाली है पीआईआई उसका नॉलेज था, और उसने वो किसको बताया? केबी और एबी को। तो ये नॉन इंटरमीडियरी फ्रंट रनिंग का जो है वो केस जो उसमें कवर हो जाता है। अब इसमें हेल्ड क्या करा गया था कि मार्केट मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो अनवारंटेड इंटरफेरेंस करना मार्केट में। देन इसमें बोला गया कि लॉ ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है? तो लॉ ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि कॉर्पोरेशन के पास में एक्सक्लूसिव राइट है और बेनिफिट है उस इंफॉर्मेशन पे जो उसने एक्वायर करी है। और इस केस में जो इंफॉर्मेशन थी पॉसिबल ट्रेड्स की जो कंपनी करने वाली है, ठीक है, वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गया। तो इसमें बोला गया कि जिस भी पर्सन ने कम्युनिकेट करी है वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, माना जाएगा कि उस पर्सन ने क्या करा है? ड्यूटी प्रिस्क्राइब बाय लॉ को ब्रीच करा है। उसके बाद इसमें कंक्लूड ये करा गया कि जो भी कंसर्न पार्टीज हैं, यानी जो केबी, डीपी और एबी हैं, जो कंसर्न पार्टीज हैं, दे वर इन्वॉल्वड इन अपरेंट फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ये केस लॉ क्योंकि रैपिड रिवीजन है, लेकिन जो फैक्ट्स है वो आपको बस क्लियर रखने दिमाग में, बिकॉज ऐसा ही आपको जो केस लॉ है वो वहां एग्जाम में भी आ जाएगा। I hope this video helped you in recalling the provision and get better understanding of the provisions discussed. Thank you so much for watching this video and I will see you in the next one.